नमस्कार। आज हम सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। जैसे इंजीनियर ये कैसे तय करते हैं कि किसी सड़क पर कितनी लेन होनी चाहिए, या ट्रैफिक जैम क्यों होता है, और क्या इसे गणित से समझा जा सकता है। आज हम इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी भी है। हम देखेंगे कि ट्रैफिक को इतनी सारी गाड़ियों को मापा कैसे जाता है। फिर ये भी कि सड़क डिज़ाइन करते समय लागत और सुविधा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन कैसे बनाया जाता है। और सबसे अहम, हम उन बुनियादी मॉडल्स को समझेंगे जो ये बताते हैं कि गाड़ियाँ एक साथ सड़क पर कैसे व्यवहार करती हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ट्रैफिक को हम मापते कैसे हैं? ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं हो सकता है ना? सही कहा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ है ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी एक निश्चित समय में एक लेन से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती है कि एक बस और एक स्कूटर बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल, इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, जिसे पैसेंजर कार यूनिट या पीसीयू कहते हैं। अच्छा, मतलब हर गाड़ी को एक कार के बराबर मान लिया जाता है। एक तरह का एक्सचेंज रेट। हाँ, एक तरह से बिल्कुल सही शब्द है ये। कुछ उदाहरण देता हूँ। एक ट्रक या बस को लगभग 3.7 कारों के बराबर माना जाता है, जबकि एक स्कूटर को 0.7 कार के बराबर। ओके, इससे हम अलग अलग तरह के ट्रैफिक की तुलना कर सकते हैं। एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार जब हम सही तरीके से गिनना सीख गए, तो इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है? यहाँ डिज़ाइन की एक बड़ी समस्या आती होगी। अगर हम साल के सबसे भयानक ट्रैफिक जाम के हिसाब से सड़कें बनाने लगें, तो वो तो बहुत चौड़ी और महंगी हो जाएंगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और यही सबसे बड़ा सिरदर्द भी है। इसका समाधान है 30वां उच्चतम प्रति घंटा वॉल्यूम। 30वां उच्चतम? एक मिनट, ये क्या है? 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम? हाँ, ये एक तरह का समझौता है। सड़क को उस ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए डिजाइन किया जाता है जो पूरे साल में सिर्फ 29 घंटे के लिए ही पार होगा। मतलब इंजीनियर ये मानकर चल रहे हैं कि साल में 29 घंटे जाम लगने की संभावना है, और इसे स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ, इसकी प्रायिकता लगभग 0.33% होती है। इंजीनियरिंग में इसे लागत और प्रदर्शन के बीच एक बहुत ही व्यवहारिक, एक स्मार्ट संतुलन माना जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या कोई सच में 365 दिन सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियां गिनता है उस 30वें घंटे को खोजने के लिए? ये तो बहुत अव्यवहारिक लगता है। बिल्कुल, कोई नहीं करता। इसीलिए एक्सपेंशन फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसका सिद्धांत सरल है। आप एक छोटे प्रतिनिधि समय के लिए ट्रैफिक मापते हैं, जैसे 1 घंटा, और फिर एक गुणक एक मल्टीप्लायर का उपयोग करके पूरे दिन, सप्ताह या साल के ट्रैफिक का अनुमान लगाते हैं। तो ये एक तरह का शॉर्टकट हुआ, एक छोटे सैंपल से पूरी तस्वीर को समझना। एकदम सही। इससे समय और पैसे की भारी बचत होती है। ये फैक्टर्स घंटे, दिन या महीने के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर इन्हें तय किया जाता है। चलिए अब और गहराई में जाते हैं। सिर्फ गिनती के अलावा ट्रैफिक व्यवहार कैसे करता है? मैंने सुना है इसके 3 प्रमुख पैरामीटर हैं: घनत्व, गति और वॉल्यूम। हाँ, ये 3 स्तंभ हैं। ट्रैफिक फ्लो की पूरी कहानी इन्हीं पर टिकी है। तो पहला है घनत्व, डेंसिटी। इसका मतलब है कि सड़क पर गाड़ियां कितनी सटी हुई हैं, गाड़ियां प्रति किलोमीटर। इसकी चरम स्थिति है जैम डेंसिटी, जब गाड़ियां पूरी तरह से पैक होती हैं और गति शून्य हो जाती है। ओके। फिर आता है स्पेस हेडवे। 2 गाड़ियों के बीच की दूरी? हाँ, 2 लगातार गाड़ियों के बीच की दूरी। यहाँ एक बहुत ही रोचक संतुलन है। सुरक्षा के लिए ये दूरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, ताकि सामने वाला ब्रेक लगाए तो हम टकराए नहीं। बिल्कुल। लेकिन सड़क की क्षमता बढ़ाने के लिए इंजीनियर व्यवहारिक रूप से इस दूरी को कम कर देते हैं। वे ब्रेकिंग दूरी को नजरअंदाज करते हैं और रिएक्शन टाइम को 2.5 सेकंड से घटाकर सिर्फ 0.7 सेकंड मान लेते हैं। अरे, मतलब हम सब असल में जितना सुरक्षित है उससे ज्यादा पास-पास गाड़ी चलाते हैं। एक तरह से हाँ। और तीसरा है टाइम हेडवे। मतलब एक ही जगह से 2 गाड़ियों के गुजरने के बीच का समय? एकदम, एक ही पॉइंट से 2 गाड़ियों के गुजरने के बीच का समय अंतराल। यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो इन सब में एक गहरा रिश्ता है। हाँ, और यही ट्रैफिक फ्लो का मूल समीकरण है। ट्रैफिक वॉल्यूम
इज इक्वल टू घनत्व इंटू गति। Q इज इक्वल टू KV। बिल्कुल, इसे एक नदी की तरह समझिए। बहने वाले पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम इस बात पर निर्भर करती है कि नदी में कितना पानी है, मतलब घनत्व, और वो कितनी तेजी से बह रहा है, मतलब गति। तो क्या हम इन संबंधों के आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रैफिक कैसा व्यवहार करेगा? हाँ, यही ट्रैफिक फ्लो मॉडल्स का उद्देश्य है। सबसे पुराना और सरल मॉडल है ग्रीन शील्ड्स मॉडल। इसकी मूल धारणा यह है कि गति और घनत्व के बीच एक सीधा, एक रैखिक संबंध है, लीनियर रिलेशनशिप। मतलब जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, गति एक सीधी रेखा में घटती जाती है। हाँ, ये इसकी मूल धारणा है। और इस सरल सा मॉडल हमें क्या बताता है? ये कुछ बहुत शक्तिशाली और गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है। उस एक सरल धारणा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम और घनत्व के बीच का संबंध एक परवलय जैसा है, एक पैराबोला। एक उल्टे यू की तरह। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि जब घनत्व शून्य हो, मतलब कोई कार नहीं, या जब घनत्व जाम की स्थिति में हो, जब कारें हिल नहीं रहीं, दोनों ही सूरतों में ट्रैफिक वॉल्यूम शून्य होता है। ये तो समझ आता है। और अधिकतम वॉल्यूम बीच में कहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, क्या? सड़क पर अधिकतम ट्रैफिक प्रवाह, यानी सड़क की जो असली क्षमता है, वो तब हासिल होती है जब घनत्व जैम डेंसिटी का ठीक आधा हो और गति फ्री फ्लो स्पीड की ठीक आधी हो। रुकिए, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा गाड़ियां तब नहीं गुजरती जब लोग सबसे तेज गाड़ी चला रहे हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा गाड़ियां तब गुजरती हैं जब ट्रैफिक मध्यम गति से चल रहा हो और सड़क आधी भरी हो। वाह, ये तो कमाल की बात है ना? है। तो आज हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग की एक यात्रा की। हमने गाड़ियों को सही ढंग से गिनने से पीसीयू के साथ लेकर इंजीनियरों द्वारा किए जाने वाले चतुर समझौते, जैसे वो 30th हाईएस्ट घंटा। बिल्कुल, हमने उनके अनुमान लगाने के शॉर्टकट्स भी देखे, जैसे एक्सपेंशन फैक्टर्स, और अंत में उन बुनियादी गणितीय मॉडलों को समझा जो ट्रैफिक के व्यवहार को परिभाषित करते हैं। और मुख्य विचार यही है कि ट्रैफिक सिर्फ अराजकता नहीं है, ये सिर्फ केओस नहीं है। ये एक जटिल प्रणाली है जिसके अपने नियम और पैटर्न्स हैं। ग्रीन शील्ड्स जैसे मॉडल भले ही पूरी तरह से सटीक ना हो, हमें इस प्रणाली को समझने और लागत, सुरक्षा और दक्षता के बीच संतुलन बनाने के लिए जरूरी उपकरण देते हैं। आज के लिए एक अंतिम विचार। अगली बार जब कोई ऐसे ट्रैफिक में हो जो चल तो रहा है लेकिन बहुत तेज नहीं, तो हो सकता है कि वो सबसे कुशल प्रणाली का हिस्सा हो। बिल्कुल हो सकता है। मॉडल हमें दिखाता है कि अधिकतम प्रवाह अधिकतम गति पर नहीं होता है। तो क्या ये संभव है कि कभी-कभी थोड़ा धीमा, अधिक सघन ट्रैफिक वास्तव में ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा हो?